प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के इतिहास विषय हेतु आज का हमारा अध्ययन बिंदु है दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण में बलबन का योगदान। देखो, इल्तुतमिश के बाद उसके वंश में जो उत्तराधिकारी हुए रजिया को छोड़कर, वो लगभग सभी अयोग्य थे। उनमें शासन की क्षमता उतनी नहीं थी जितनी एक शासक में होनी चाहिए। इस वजह से सल्तनत में जो सुल्तान के पद का भय और आतंक था वो समाप्त हो गया था, और इस भय और आतंक के समाप्त होने की वजह से प्रशासन और व्यवस्था में अव्यवस्था व्याप्त थी। इन अव्यवस्थाओं को समाप्त कर व्यवस्था की स्थापना हेतु बलबन ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे सल्तनत को सुदृढ़ बनाया गया और शासन की जो व्यवस्था थी उसको दोबारा से अच्छे से स्थापित किया गया। इन कार्यों में यदि हम देखें तो पहला जो कार्य था बलबन का, वो था ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। बलबन पहला दिल्ली सुल्तान था जिसने अपने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और ऐसा करके उसने सुल्तान का जो पद था उसे जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब और नियाबते खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। बलबन ने दरबार में सिजदा और पैबोस जैसे कठोर नियम भी लागू किए, जिससे सुल्तान के जो पद की शक्ति और प्रतिष्ठा थी उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार बलबन ने सल्तनत की खोई हुई ताज की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा से स्थापित किया। बलबन का दूसरा जो कार्य था वो था तुर्कान ए चहलगानी पर नियंत्रण स्थापित करना। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो तुर्कान ए चहलगानी था, ये इसकी स्थापना इल्तुतमिश के समय में की गई थी, और इल्तुतमिश के समय में इसके सदस्यों का जो इसके सदस्य थे, जो इल्तुतमिश के जो महत्वपूर्ण या विश्वास पात्र जो गुलाम थे, उन्होंने प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन बाद में जब अयोग्य सुल्तान आए तो ये दल या इस दल के सदस्य महत्वाकांक्षी हो गए और वो अमीर ना होकर राज निर्माता बन गए। तो इनकी शक्ति पर अंकुश लगाना बलबन के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए बलबन ने इनके प्रति लौह व रक्त की नीति अपनाई। बन्नी लिखता है यहाँ इस संबंध में कि बलबन ने जहर व तलवार का प्रयोग करके 40 गुलामों के दल की शक्ति का पूर्ण रूप से दमन कर दिया था। यहाँ उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांतों का गवर्नर था शेर खां, जो बलबन का चचेरा भाई भी था, उसे बलबन ने जहर देकर मरवा दिया था। इसके अतिरिक्त मलिक बकबक और मलिक हैवात खां जैसे तुर्की अमीरों को भी बलबन ने साधारण से अपराधों के लिए कठोर कठोर दंड दिए, और इस प्रकार उनकी शक्ति को उसने समाप्त करने का प्रयास किया। अगला जो कार्य किया उसने बलबन ने, वो था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना। बर्नी ने उस समय बलबन के समय के विद्रोह के 4 केंद्रों का उल्लेख किया है। वो केंद्र थे मेवात, अवध, दोआब और कटेहर। बलबन ने इन हिंदू विद्रोहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उसने विद्रोहों का पूर्ण रूप से दमन करके उन इलाकों में बड़ी संख्या में अफ़गान सैनिकों की नियुक्ति की, जिससे ये विद्रोही पुनः विद्रोह करने का साहस नहीं कर सकें। अगला कार्य बलबन का था बंगाल में विद्रोह का दमन करना, या बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह का दमन करना। 1279 ईस्वी में बंगाल का जो सूबेदार था तुगरिल खां, उसने विद्रोह कर दिया और वह लखनौती, जो बंगाल की राजधानी थी, वहाँ का स्वतंत्र शासक बन बैठा। बलबन ने स्वयं बंगाल पर आक्रमण किया। तुगरिल खां का वध किया गया और उसके स्थान पर बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। अगला कार्य जो सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए बलबन के द्वारा किया गया वो था मंगोल आक्रमणकारियों से सल्तनत की रक्षा।
जब बलबन सिंहासन पर बैठा था उस समय दिल्ली सल्तनत का जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत था वहाँ पर बड़ी संख्या में मंगोल आक्रमण हो रहे थे। इन मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए बलबन ने कुछ कार्य किया जिन्हें हम निम्न प्रकार देख सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम उसने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पर सेनाओं की नियुक्ति के लिए अनेक किलों का निर्माण करवाया। पुराने किलों का जीर्णोद्धार करवाया और नए किलों का निर्माण करवाया। 1270 में उसने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को 2 भागों में बांटकर अपने 2 पुत्रों मोहम्मद खां और बुगरा खां को वहाँ का गवर्नर बना दिया और इन्हें विशाल सेनाएं भी सौंपी। इसके साथ ही बलबन ने मंगोल आक्रमणों को ध्यान में रखते हुए साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण भी नहीं किया, बल्कि वह सदैव एक बड़ी सेना के साथ लगभग 30,000 जिसमें घुड़सवार थे के साथ हमेशा दिल्ली में मौजूद रहा, ताकि किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर सेना सहित सीमांत प्रांतों की तरफ पहुंचा जा सके। 1285 में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत पर आक्रमण किया और लाहौर व दीपालपुर को लूट लिया, किंतु बलबन की सजगता के कारण वह लाहौर पर अधिकार नहीं कर सका। इस प्रकार बलबन द्वारा मंगोलों के प्रति जो नीति अपनाई गई उससे वह मंगोल आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने में पूरी तरह से सफल रहा। एक महत्वपूर्ण कार्य बलबन ने किया, सेना का पुनः संगठन करना। बलबन की निरंकुशता का जो मुख्य आधार स्तंभ था वो उसकी शक्तिशाली सेना ही थी। उसने उसके पुनर्संगठन की ओर यथोचित ध्यान भी दिया। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने एक पृथक केंद्रीय सैनिक विभाग का गठन किया जिसे दीवाने आरिज कहा जाता था, और उसका जो अध्यक्ष या प्रधान होता था उसे आरिज मुमालिक कहा जाता था। बलबन ने इस पद पर प्रथम बार इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया। दूसरा कार्य बलबन ने जो किया या अगला कार्य जो बलबन के द्वारा किया गया वो था गुप्तचर विभाग की स्थापना करना। इस विभाग को दीवाने बरीद के नाम से जाना जाता था। तो ये जो विभाग था इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही बलबन के शासन तंत्र को सुदृढ़ करने में, क्योंकि इस विभाग के जो गुप्तचर थे जिन्हें बरीद कहा जाता था वो साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर या सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर उनको नियुक्त किया गया और उनके माध्यम से बलबन को सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर मिलने लगी, चाहे वो आंतरिक विद्रोह संबंधी हो या कोई आक्रमण संबंधी हो या अमीरों के षड्यंत्रों से संबंधित कोई सूचना हो। जो भी होती थी वो उसको बलबन को समय पर मिल जाती थी, जिससे इन विद्रोहियों का दमन करना उसके लिए संभव हो पाया। अंतिम महत्वपूर्ण कार्य बलबन के द्वारा जो किया गया सल्तनत को सुदृढ़ बनाने के लिए वो था 2 आब की इक्ताओं का पुनर्ग्रहण करना। 2 आब में इल्तुतमिश के द्वारा जो इक्ताएँ दी गई थी उनमें से या जिन लोगों को वो इक्ताएँ दी गई थी उनमें से अधिकांश जो इक्तेदार थे वो वृद्ध हो चुके थे और अब सैनिक सेवा करने के योग्य नहीं थे। इसलिए बलबन ने कुछ मुआवजा देकर या कुछ वृद्धों को पेंशन देकर इन इक्ताओं का पुनः ग्रहण कर लिया और इन्हें वापस खालसा भूमि में शामिल कर लिया। तो ये सारे कार्य जो बलबन के द्वारा किए गए इससे दिल्ली सल्तनत का जो सुदृढ़ीकरण हुआ उसमें इन सभी कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान था। धन्यवाद।